स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पिजन होल प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ एग्जांपल्स को भी करेंगे। तो सबसे पहले पिजन होल प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म, सपोज दैट अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स फ्लाइज इनटू अ सेट ऑफ पिजन होल्स टू रीच फूड। मतलब कि मान लीजिए आपके पिजन्स फ्लाई कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल स्टेट करेगा, जो पिजन होल प्रिंसिपल स्टेट करतेगा कि देर आर मोर पिजन्स देन पिजन होल्स। अगर आपके पास ज्यादा पिजन्स हैं देन पिजन होल्स, देन देर मस्ट बी एटलीस्ट वन पिजन होल विद एटलीस्ट टू पिजन्स। मान लीजिए आपके पास 10 बॉक्स हैं, ठीक है, और आपके पास क्या है 15 पिजन्स हैं। तो एक एक पहले तो आपने एक एक जो है पिजन है सभी बॉक्स में डाल दिया, तो 10 पिजन तो फिल हो गए। तो जो रिमेनिंग 5 पिजन्स रह गए हैं, तो वो किसी ना किसी बॉक्स में दोबारा एडजस्ट होंगे। इसका मतलब है अगर आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ज्यादा है नंबर ऑफ बॉक्सेस से कम एक बॉक्स में 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अगर हमारे बॉक्स कम है ऑब्जेक्ट ज्यादा है, तो हर एक जो बॉक्स है उसमें एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट तो आएंगे ही आएंगे। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पिजन होल। सिंपलेस्ट वे है, जैसे मान लीजिए n+1 या मोर ऑब्जेक्ट्स है, उनको आपने n बॉक्स में डालना है, तो डेफिनेटली एटलीस्ट वन, कम से कम एक बॉक्स ऐसा होगा जिसमें 2 या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। मान लीजिए इफ पॉसिबल नन ऑफ द n बॉक्स कंटेन्स मोर देन वन ऑब्जेक्ट। मान लो कोई भी बॉक्स एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं लेता, देन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वुड बी एट, इसका मतलब टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए n, मतलब कि सभी एन, इसका मतलब एन ऑब्जेक्ट्स हो गए एन बॉक्स में आ गए, क्योंकि वो कहता है किसी बॉक्स में ज्यादा आता ही नहीं है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट्स भी एन हो गए। तो वो तो कंट्राडिक्शन होगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें n+1 ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो इट इज ऑलवेज देयर विल बी अ बॉक्स विद मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स। मान लीजिए 367 पीपल है, तो आपको पता है कि हमारे जो ईयर होता है उसमें 360 डेज होते हैं, तो कम से कम ऐसे 2 बंदे होंगे जिनका बर्थडे सेम होगा, क्योंकि जो आपके पास 367 लोग हैं, आपने सभी का बर्थडे असाइन कर दिया 1 से लेके 366 तक, मान लो सभी का अलग अलग बर्थडे है। अब जो 367th पर्सन है उसका बर्थडे किसी ना किसी डेट पर रिपीट होगा ना, तो एटलीस्ट 2 पर्सन हैव सेम बर्थडे डेट, इसका ये मतलब हो गया। इसी तरह इन ग्रुप ऑफ 27 इंग्लिश वर्ड्स देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 दैट बिगन विद द सेम लेटर। मतलब आपके पास 27 वर्ड्स हैं, ठीक है। मान लो सभी अक्षर ए से शुरू होते हैं या बी से शुरू होते हैं, कोई सी से, सभी अलग अलग शुरू होते हैं, तो कम से कम 2 अक्षर तो ऐसे ही होंगे, 2 वर्ड तो ऐसे होंगे जो सेम डिजिट से रिपीट होंगे, क्योंकि 26 हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं टोटल। तो 26 वर्ड्स तो मान लो सभी अलग अलग से शुरू होते हैं, तो जो 27th वर्ड है डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई ABCD में से एक तो आता होगा। तो यही पिजन होल का प्रिंसिपल है बेटा। अब हमारे पास सेकंड फॉर्म है पिजन होल प्रिंसिपल की। अगर आपको पेपर में आता है स्टेट एंड प्रूव पिजन होल प्रिंसिपल, तो आपने तीनों फॉर्म्स कर देनी है उसकी। 3 फॉर्म्स होती हैं। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, k, इफ kn+1 आर मोर ऑब्जेक्ट्स, मान लो इतने ऑब्जेक्ट्स है kn+1 या इससे ज्यादा, उनको हमने प्लेस करना है n बॉक्स में, देन एटलीस्ट वन बॉक्स विल कंटेन मोर देन k ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर इतने ऑब्जेक्ट्स को आपने n बॉक्स में अरेंज करना है, तो कम से कम एक बॉक्स में k ऑब्जेक्ट्स आएंगे, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं n ऑब्जेक्ट्स हैं अगर, उनको आपने प्लेस करना है k बॉक्सेस में, देन एटलीस्ट वन बॉक्स विल कंटेन n/k ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे जो n/k का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होएगा, ठीक है। मान लो कि कोई भी बॉक्स ऐसा नहीं जिसमें इतने ऑब्जेक्ट्स आते हैं n/k, यानी कि इससे कम आते हैं, नॉट मोर देन दिस, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने होंगे, क्योंकि मेरे पास k ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हमने ये माना कि नन ऑफ द बॉक्स कंटेन मोर देन, इससे ज्यादा ऑब्जेक्ट्स किसी भी बॉक्स में नहीं होंगे, क्योंकि अगर इससे ज्यादा होगा तो वो n/k के इक्वल हो जाएगा ना, वो हमें शो करना है, ठीक है। ये मैं प्रूव करना, उल्टा मान लिया कि इतने से कम ऑब्जेक्ट नहीं आ रहे, हमने मान लिया कि नन ऑफ द बॉक्स कंटेन मोर देन दिस ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेरे पास टोटल k बॉक्सेस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने बन गए, k टाइम्स दिस, जितने उसने ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। अब जो आपको पता है जो n/k का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होएगा बेटा, ये हमेशा अपने आप से इससे छोटा होता है,
तो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया, के से के कट गया, सॉल्व करके आपके पास, तो अब सॉल्व करोगे तो एन के वो आपका आ जाएगा बेटा, एन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका वो, यहाँ पे आप सिंपल ब्रैकेट नहीं लगाने की जरूरत नहीं है आपको, ये ब्रैकेट नहीं लगानी है आपने, 1 से 1 कट जाएगा तो n आ जाएगा, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो n से छोटे हो गए, विच इज कंट्राडिक्शन अगेन। एक्चुअली ब्रैकेट लगा लो, वो ब्रैकेट खुल के 1 1 से कट जाएगा आपका, बाद में आपने के से काटना है। तो ये स्टेप थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया यहाँ पे जब ब्रैकेट सोल्व करनी पहले 1 1 से कट जाएगा अंदर, ठीक है, फिर आपका n आ जाएगा। तो हमने जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स माने तो वो n से छोटे आ गए हैं, पर क्वेश्चन में तो हमें टोटल ऑब्जेक्ट्स n दिए हैं, तो कंट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब कम से कम एट लीस्ट 1 बॉक्स में इतने ही ऑब्जेक्ट्स होंगे। इसी तरह थर्ड प्रिंसिपल है एवरेज ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स के। अगर मान लो n नंबर्स हैं, उनका एवरेज k है, एवरेज का मतलब मीन होता है, तो वो कहता है एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन के, उसमें से कम एक नंबर जो k से बड़ा होएगा, इक्वल भी हो सकता है, या एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर इज लेस देन और इक्वल टू के। तो अगर आपके पास कुछ नंबर्स की एवरेज दीगी के इक्वल, तो सभी नंबर्स का जो प्लस किया एंड के इक्वल आ गया, ठीक है। अगर आपके सारे नंबर के से छोटे हो गए तो कभी भी ये सम एन के का मल्टीपल बनेगा ही नहीं, तो सम ऑफ दिस नंबर इज ऑलवेज लेस देन एन के, तो कंट्राडिक्शन आ गई 1 नंबर की। इसका मतलब कम से कम एक नंबर तो के से बड़ा होगा, ठीक है। इसी तरह एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू के। सिमिलरली अगर ईच ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन के, तो सारे नंबर के से बड़े भी नहीं हो सकते। अगर सारे नंबर के से बड़े हो गए तो आपका जो सम है वो एन के से बड़ा हो जाएगा, विच इज अगेन कंट्राडिक्शन। तो इसका मतलब एक नंबर कम से कम के इक्वल या उससे लेस होएगा। तो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं। अगर पेपर में आपको आता है स्टेट एंड प्रूफ, पिजन और प्रिंसिपल, तो आपने इसको सबको करके लिखना है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। सपोज देयर आर एन कपल्स, तो हाउ मेनी ऑफ 2 एन पीपल मस्ट बी सिलेक्टेड इन ऑर्डर टू ग्रांटेड द मैरिड कपल इज। हमारे पास 2 एन पीपल्स में से, जैसे एन मान लो 10 कपल है आपके पास, तो यानी कि 20 पीपल्स हो गए। 20 पीपल्स में से कितने लोग सिलेक्ट करोगे कि कम से कम आपके पास एक कपल आ जाए, मैरिड कपल। तो मान लो हमारे पास एन बॉक्स हैं, हमने जो हमारे कपल्स हैं उनमें से एक एक बंदा उनमें डाल दिया, ठीक है। इफ वी सिलेक्ट n प्लस 1 पीपल, मान लो एक बंदा मैंने और ले लिया, तो उस एक बंदे को जो मैंने लिया है उसको कपल के अकॉर्डिंग उसी बॉक्स में डाल देना, ताकि उनमें से एक जो बॉक्स है उसमें सेम कपल आ जाए। पुट ईच देम, if we select n plus 1 people, put each of them in the box corresponding to the couple, यानी कि जो बंदा एक्स्ट्रा बना है उसको उसके कपल के वाले बॉक्स में डालना है। तो इसका मतलब एक बॉक्स में 2 कपल आ गए, 2 बंदे आ गए जो कपल को हो गए। तो कितने लोगों में ये काम हो गया हमारा n plus 1 में, क्योंकि अगर मेरे पास n बॉक्स हैं तो n plus 1 ऑब्जेक्ट्स जो होंगे उसमें से एक बॉक्स में वो सेम 2 बंदे आ जाएंगे। तो n plus 1 वे होगी इसको अरेंज करने के। इसी तरह क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास, गारंटी दैट एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स हैव सेम मार्क्स। अब हमने बताना क्लास में कितने बच्चे होंगे कि कम से कम 2 बच्चों के सेम मार्क्स आ जाए। मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं, 100। तो आपको पता है जो 100 मार्क्स हैं तो मिनिमम बच्चे के 0 मार्क्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 100 आ सकते हैं। तो हमारे पास 101 पॉसिबल स्कोर्स हो गए, यानी कि 101 स्कोर्स आ सकते हैं बच्चों के। तो एक बच्चा बढ़ा दो इसमें, यानी कि अकॉर्डिंग टू पिजन प्रिंसिपल देयर मस्ट बी 102 स्टूडेंट्स, क्योंकि 101 स्टूडेंट्स के मार्क्स तो अलग अलग हो सकते हैं। जो 102 नंबर स्टूडेंट होएगा, 102 नंबर स्टूडेंट होएगा, उसके मार्क्स किसी न किसी से मैच करेंगे, ठीक है जी। तो न्यूमेरिकल इतने खास नहीं है, थोड़ा बहुत आपको लिखने का तरीका बनाना है। मान लो आपके पास xi yi 5 पॉइंट्स हैं, इंटीग्रल पॉइंट्स हैं, इंटीजर्स के हैं। अब आपने बताना मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ एटलीस्ट 1, मतलब कि किसी 2 पॉइंट का जो अगर आप मिड पॉइंट निकालोगे उसके भी इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। हमें पता कोई भी इंटीजर है वो इवन होता है या ऑड होता है, तो जो कोई भी पॉइंट है वो इस तरह का हो सकता है, वन ऑफ द 4 पिजन होल्स, मतलब कि हमारे पास 4 पिजन होल्स बनेंगे, या उसमें दोनों पॉइंट ऑड होंगे, या एक पॉइंट ऑड इवन होएगा, या इवन ऑड होएगा, या इवन इवन होएगा। तो एटलीस्ट बाय पिजन होल प्रिंसिपल एटलीस्ट 2 ऑफ द पॉइंट्स मस्ट लाई इन द सेम पिजन होल, मतलब कि कम से कम 2 पॉइंट्स तो देखो ये वाले जो हैं वो सेम पिजन होल में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जो पॉइंट्स हमने ये जो लिए A और B, ठीक
ठीक है, उनकी पैरिटी सेम है, यानी कि x1 अगर ऑड है तो x2 भी ऑड होगा, अगर y1 इवन है तो y1 भी y2 भी इवन होगा। तो यानी कि अगर ये दोनों सेम पैरिटी की, ये भी दोनों सेम पैरिटी के, दोनों का प्लस इवन नंबर होएगा, तो दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट अगेन अ इंटीजर, क्योंकि इवन नंबर को 2 से डिवाइड करने पे इंटीजर नंबर आएगा। सो वी गेट अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी दिस पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 इंटीजर्स हैं, हमें सिलेक्ट करने 1 to 100 में से। प्रूव दैट देयर इज एटलीस्ट 2 इंटीजर्स। मान लीजिए कि कोई भी ऐसे 2 इंटीजर्स हैं, ठीक है, जिनका ये चीज प्रूव करके दिखानी है आपने। आपने एक सेट ले लिया, ठीक है, उसमें 100 मेंबर्स हैं, मान लो x एलिमेंट उसका है, तो जब आप x का अंडर रूट करेंगे 1 से लेके 100 तक, तो 100 का जो अंडर रूट होता है वो 10 के इक्वल होता है, यानी कि अंडर रूट उस एलिमेंट का 1 और 10 में लाई करेगा। अगर उस नंबर का अंडर रूट 1 और 10 में लाई करेगा तो उसका इंटीग्रल पार्ट भी उसमें 1 और 10 में लाई करेगा। सो फॉर एलिमेंट्स x ऑफ s, बॉक्स s मस्ट बी, यानी कि जो बॉक्स x है वो कम से कम इनमें से कोई एक नंबर होएगा। सो कम से कम मुझे 11 नंबर्स चाहिए। सो 11 नंबर्स आर सिलेक्टेड, क्योंकि 10 नंबर्स है ना, तो 11 नंबर्स ऐसे होंगे, तो कम से कम ऐसे 11 नंबर्स लेंगे जिसमें से 2 नंबर सेम होंगे, क्योंकि उसने ये बोला है कि जो ये नंबर्स हैं बॉक्स एक्स का। अब देखो कैसे पिजनहोल प्रिंसिपल काम कर रहा है, हमने शो करना कि 11 नंबर्स में से वो 2 नंबर हैं, कैसे पता लगा। अब बॉक्स एक्स के पास 10 केस हो गए हैं, यानी कि बॉक्स एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक हो सकती है, यानी कि 10 चॉइसेस है बॉक्स एक्स की। तो अगर हम 11 नंबर्स ले लें तो उन 11 नंबर में से बाय पिजनहोल प्रिंसिपल किसी 2 का इंटीग्रल पार्ट सेम होएगा। यही चीज है ना, क्योंकि बॉक्स एक्स का मतलब है, इसका मतलब इंटीग्रल पार्ट वो 1 और 10 में लाई कर रहा है। अगर मेरे पास नंबर 11 हो गए तो किसी 2 का तो सेम ही आएगा ना 1 और 10 के बीच में इंटीग्रल पार्ट। तो मान लो वो 2 नंबर a और b है जिनका इंटीग्रल पार्ट सेम है। सो आई राइट मॉड a इज इक्वल टू i प्लस f1, रूट b इज इक्वल टू i प्लस f2। ये इंटीग्रल पार्ट सेम है, दोनों का डिफरेंस कर दो नंबर्स का, तो i से i कट गया, f1 माइनस f2 हो गया। अब f1 भी 0 और 1 में लाइक कर रहा है, f2 भी 0 और 1 में लाइक कर रहा है, इसका दोनों का डिफरेंस भी 0 और 1 में लाइक करेगा, क्योंकि वो फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इस तरह 11 नंबर में से 2 नंबर हमारे पास ऐसे हैं जिनका इंटीग्रल पार्ट सेम है, तो रूट ए और रूट बी को इस फॉर्म में लिख लिया गया, और जब उनका डिफरेंस किया तो वो 1 से छोटा हो गया। ठीक, ये आपकी 6th नंबर एग्जांपल है बेटा, इसको खुद देखना आपने। अब 7th नंबर एग्जांपल देखिए, हमारे पास एक रैशनल नंबर है p ओवर क्यू, ठीक है, उसको हमने डेसिमल फॉर्म में लिखना है। अगर वो रैशनल नंबर है तो उसकी जो डेसिमल फॉर्म है वो टर्मिनेट करेगी, कहीं ना कहीं जगह रुक जाएगी या रिपीट करेगी। ठीक है, मान लो आपके पास जो नंबर है वो p ओवर क्यू जो है उसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, x पॉइंट x1 प्लस x2 x3, ये डेसिमल पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब जो मैं p को q से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा उसका, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, ये कोशेंट क्या हुआ प्लस रिमाइंडर, जो रिमाइंडर है वो 0 और क्यू में लाई करेगा। अब जो रिमाइंडर है वो डेसिमल पार्ट, ये x1 मेरा रिमाइंडर है, दिस इज माय रिमाइंडर, तो इसको मैं लिखता हूं 10 टाइम्स r। ठीक है, वो 10th, ये 10th प्लेस पे है आपका। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, इसका जो आंसर है वो x1 प्लस क्यू प्लस r1, क्योंकि क्यू से डिवाइड कर रहे हैं। इसी तरह 10r1 विल बी x2 क्यू प्लस r2, इस तरह हमने बना लिया। तो अगर ये डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट नहीं करेगी देन वी मस्ट ऑब्टेन अ नॉन जीरो रिमाइंडर। तो अगर ये रिपीट नहीं, अगर ये खत्म नहीं होता प्रोसेस, टर्मिनेट नहीं होता, तो हमारे पास हर स्टेज पे रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अब जो मेरा क्यू है टोटल डिवाइजर, तो हमारे पास टोटल क्यू माइनस 1 रिमाइंडर्स होने चाहिए, यानी कि बाय पिजनहोल प्रिंसिपल देर अगर हम के स्टेप्स पे पहुंच गए तो के स्टेप्स के बाद जो हमारा रिमाइंडर है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो है वो इसका एक्सप्रेशन है वो री रेकरिंग होएगा। री रेकरिंग का मतलब होता है जो रैशनल नंबर होते हैं ना, अगर उसको डिवाइड करें तो अगर वो डिवाइड नहीं होता पूरा पर, तो उसका जो पिछला पार्ट है वो रिपीट होने लग जाता है, या तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता तो क्योंकि हमारे पास जो रिमाइंडर्स हैं वो मैक्स के आपका डिनोमिनेटर है, तो जो रिमाइंडर है वो के से क्यू से छोटा होएगा, तो उसके इसके बाद क्यू माइनस 1 चांसेस होंगे। तो क्यू माइनस 1 यानी कि क्यू जब क्यू स्टेप पे पहुंच जाएगा उसमें से एक नंबर जो ऐसा रिमाइंडर आएगा वो रिपीट मार जाएगा। तो ड्यू टू पिजनहोल प्रिंसिपल के कारण ऐसा हो रहा है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।